क्या इन कदावर शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद क्या पीपल्स पार्टी जो लेवल प्लेइंग फील्ड का बार बार मुतालबा करी थी और ना मिलने की शिकायत करी थी, क्या वो शिकायत दूर होगी? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में कोई जो कॉमन जो कह ले एक्टिव है तो वो इन दोनों पार्टियों का इलेक्टेबल्स की तलाश करना है। अब जो दोनों एक्टिविटी हमें नजर आ रही है दोनों पार्टीज में जो सिमिलर है, वैसे तो हर सियासी जमात की ख्वाहिश होती है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा इलेक्टेबल्स शामिल हों। इसी पे आज हमने बात करनी है। और जो सियासत इंतखाबात से पहले की जा रही है, जो जो बयानिए बनाई जा रहे हैं, क्या उनको आने वाले इंतखाबात में उनका फायदा होगा, इस पे बात करें। बिल्कुल। और बजिंजो साहब और उमरानी साहब की जो शख्सियत है वो किस हद तक इम्पैक्ट करेगी इन बलोचिस्तान। विद दैट इलेक्टेबल्स की वैल्यू तो एक दफ़ा फिर 2023 में आ गया। मुझे लगा कि शायद 2018 के बाद आफ्टर एक जो पर्सनैलिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स है उसके बाद शायद इसकी अहमियत ना रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। सलमान आबिद साहब आज हमें स्टूडियोज़ के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे सियासी तजियाकार हैं, सीनियर, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि इलेक्टेबल्स आर बीइंग दे आर अगेन बिकमिंग इंपॉर्टेंट और दोबारा से उनके ऊपर फोकस कर रही हैं सियासी जमातें। तो आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? और ये जो जरदारी साहब की रीसेंट अचीवमेंट है, दो आम शख्सियात का पीपल्स पार्टी में शामिल होना, क्या ये राह हमवार करेगा कुछ मजीद शख्सियात को अपना जहन बदलने में एंड टू जॉइन पीपल्स पार्टी? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और ख़ास तौर पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इलेक्टेबल्स की हमेशा से इम्पोर्टेंस रही है। और जब भी इंतखाबात होते हैं तो इलेक्टेबल्स का जो रुख होता है वो एक ऐसी जमात की तरफ होता है जिसको उनको लगता ही है कि ये इक़्तिदार में आने वाली है, एक बात, और वो ताकतवर है। और जब मैं ताकतवर कहता हूं तो इसका मतलब है कि उनको एस्टैब्लिशमेंट की सरपरस्ती भी हासिल है। यही वजह है कि इलेक्टेबल्स देखते हैं कि हवा का रुख जो है ना वो किस तरफ है। यही हवा का रुख जब 2018 में पीटीआई की तरफ था और एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी थी तो ये लोग उधर भाग रहे थे। आज उनको लगता है कि हवा का रुख दोबारा नवाज शरीफ साहब की तरफ है, PMLN की तरफ है, तो वो उधर भाग रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये इलेक्टेबल्स की जो पॉलिटिक्स है अगरचे बड़ी मजबूत है पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन इसको 2000 जब ये जुलाई में इलेक्शन हुए थे, जून जुलाई में पंजाब के 20 नशिस्तों पे सूबाई पंजाब में, तो वहाँ काफ़ी इलेक्टेबल्स हार गए थे। और ये इस दफ़ा का टेस्ट केस है कि क्या वही रिवायती सियासत चलेगी इलेक्टेबल्स की जैसे चलती आ रही है, या इस दफ़ा कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और इस दफ़ा कहा यह जा रहा है कि बड़े ब्रेक थ्रू होने की दो वजूहात हैं। एक तो ये कि जो 18 से 35 साल का जो वोटर है ये इस वक्त 5,70,90,000 है और ये टोटल वोट का 46% है। ये जो नौजवान नस्ल है ये इलेक्टेबल्स के अगेंस्ट है इस वक्त, मैं आपको बताऊं। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो पॉपुलर सेंटीमेंट्स हैं वो इमरान खान की पॉलिटिक्स के साथ है। तो देखना होगा कि इलेक्टेबल्स कितने रेलिवेंट रहते हैं इस 2024 के इलेक्शन में। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इलेक्टेबल्स ये भी देखते हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका जो मूड है वो कौन सी जमात की तरफ है। तो इसलिए इलेक्टेबल्स अगरचे बहुत मैटर है, लेकिन उनसे भी ज्यादा मैटर ये करती है एस्टैब्लिशमेंट किसकी हमायत कर रही है, बिलावल साहब किसकी तरफ जा रही है। कल कह रहे थे मुझे टिकटॉक की सियासत नहीं आती, उन्होंने तो शायद अवाम के अंदर एक अच्छी फील देने के लिए लेने के लिए स्टेटमेंट दी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनको टिकटॉक की सियासत नहीं आती तो उन्हें सीखनी चाहिए। मैं टिकटॉक की सियासत से मुराद सोशल मीडिया की सियासत लेता हूं, और अगर सिर्फ मैं टिकटॉक की ही बात करूं तो ओवर 1 बिलियन यूजर्स दुनिया भर के अंदर हैं, पाकिस्तान में भी देयर इन मिलियंस। तो आई थिंक बिलावल शुड डू टिकटॉक पॉलिटिक्स ताकि नौजवानों से कनेक्ट। बिलावल साहब एक मिस कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की जो यूथ है उसका जो टोटल डिपेंडेंसी है इस वक्त डिजिटल मीडिया के ऊपर है। अब आप उसको टिकटॉक कहें, ट्विटर कहें, फेसबुक कहें, इंस्टाग्राम कहें और उसका मजाक उड़ाएं तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, यही वजह है कि बिलावल इस वक्त सबसे ज्यादा नौजवान है, लेकिन उसके बावजूद वो नौजवानों में पॉपुलर नहीं है। नौजवानों में अगर कोई पॉपुलर है वो इमरान खान है या मरियम नवाज है, ठीक है ना। ना फजलुर रहमान पॉपुलर है, ना जरदारी साहब पॉपुलर है, ना नवाज शरीफ साहब पॉपुलर है, ना शहबाज शरीफ पॉपुलर है। तो इसलिए ये कह देना कि जी टिकटॉक की मैं सियासत नहीं करता, टिकटॉक की सियासत से ज्यादा वो भी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं ना। ये जो अभी आपने एक सवाल उठाया लेवल प्लेइंग फील्ड का, देखिए हमारे यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन से नहीं मांगी जाती। हमारे यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड निगरान हुकूमत से नहीं मांगी जाती। हमारे यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टैब्लिशमेंट से मांगी जाती है और कहा जाता है कि जनाब आप हमारी सरपरस्ती करें, हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिस तरह से आपने इमरान खान की सरपरस्ती की है, इस तरह से आपने नवाज शरीफ साहब की सरपरस्ती की है, आप हम पे भी शफकत का हाथ रखें। हम भी उतनी ही ताबेदारी के साथ, उतनी ही वफादारी के साथ, उतनी ही जफादारी के साथ आपके साथ चलेंगे। अब इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका रुख किधर है? उनका रुख है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ।
और वो ये देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से हम अपना हिस्सा बढ़ा सकें। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? पीपल्स पार्टी इस वक्त एक दबाव डाल रही है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि उनका जो हिस्सा है, जो आपने सिंध तक महदूद किया हुआ है, उसको बलूचिस्तान तक लेके आए, बाकी सूबों तक एक अपडेट पे जाना है, जरा वापस आता हूं, यहीं से गुफ्तगू दोबारा से जारी रखेंगे। हमारे साथ चूंकि सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, हम सियासी तज्जिया इनसे ले रहे थे। एक तो उन्होंने अपनी जो आखिरी बात की कि बिलावल अगर यूथ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो वो एक गलती कर रहे हैं, मिस कैलकुलेशन कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपने चूंकि एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया था, तो सीवी तो सभी भेजते हैं अपनी, आई मीन सबकी ये ख्वाहिश होती है कि जॉब उनको मिल जाए, लेकिन जो एम्प्लॉयर है इस वक्त या एस्टैब्लिशमेंट है, उसके लिए कौन सा एम्प्लॉय ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि वो भी तो तजर्बात सबके साथ कर बैठे हैं। तो बज़ाहिर एक अगर आप 80-90 की दिहाई देखें तो बेनज़ीर को निकाला जाता था, नवाज शरीफ को लाया जाता था, नवाज शरीफ को लाया जाता था, फिर बेनज़ीर को निकाला जाता था, यानी एक पैटर्न था दो जमाती निज़ाम के। ठीक है। फिर 2011 के बाद जो इमरान खान बीच में आ गए, फिर इमरान खान बीच में आ गए। अच्छा, अब मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत जो है वो कोई आज़ाद सियासत तो नहीं है, खुद मुख्तार सियासत तो नहीं है, शफाफ सियासत तो नहीं है, और इसमें इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा रोल है पॉलिटिक्स में, बदकिस्मती कह लें उसको आप। लेकिन अब मसला ये है कि जब सियासी जमातें जिनसे हम बड़ी तवक्को रखते हैं, जब वो अपोजिशन में होती हैं तो वो कहती हैं कि सियासत को आज़ाद किया जाए। जब वो इक्तदार की तरफ आती है को इज्जत दी जाए, तो अब वोट को इज्जत दी जाए, और जब वो इक्तदार की तरफ आती है और जब उन पर शफकत का हाथ रखा जाता है तो वो वही कुछ करती हैं जो माजी में करती रही। अभी भी देखिए ना, यहाँ कोई अवामी सियासत तो नहीं हो रही। आप अवाम के मसाइल देखें और इन सियासी जमातों के मसाइल देखें। यही नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे कल तक बाप पार्टी को, MQM के बारे में क्या कहते थे, मुस्लिम लीग काफ के बारे में क्या कहते थे, इमरान खान माजी में मुस्लिम लीग काफ के बारे में, MQM के बारे में क्या कहते थे। लेकिन जो इक्तदार की सियासत है उसमें फिर ये सारे जिसे कहते हैं ना, दोस्त कल के दोस्त, आज के दुश्मन कल के दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि इनके नजदीक जो प्रायोरिटी है वो इक्तदार है। और इस वक्त तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जैसे नवाज शरीफ साहब के ऊपर काफी शफकत का हाथ रखा जा रहा है, और जब से वो आए हैं एक खास डील के तहत। अब देखिए ना, जो लोग ये कहते हैं ये डील नहीं है, तो आप देखिए कितनी आसानी से नवाज शरीफ साहब के लिए सारे रास्ते जो हैं और उसमें जो कांटे हैं वो उठाए जा रहे हैं। अब उनको बकायदा प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, और ये जो इलेक्टेबल जिनकी आपने बात की, ये जिस दीदा दिलेरी से जा रहे हैं, इसका मतलब है उनके ऊपर भी शफकत का हाथ है, उनको भी एक मैसेज दिया गया है। कल तक जब जनूबी पंजाब के लोग इमरान खान की तरफ जा रहे थे तो वो भी सबको पता था कि किस शफकत के साथ जा रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर आज भी हम कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज, हम कोई मॉरल वैल्यूज, हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एथिकल वैल्यूज नहीं पैदा कर सके। इसीलिए आप देखिए कि हमारी सियासत में, मिसाल के तौर पे अब आप देखिए ना, हम किस हद तक नीचे जा रहे हैं कि हम लोगों की निजी जिंदगियों को, औरतों की किरदार कुशी के ऊपर, एक दूसरे पे ब्लेम गेम के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर चले गए। जो असल इश्यूज है पाकिस्तान के, इकोनॉमी के, रोजगार के, उनके ऊपर कोई बात नहीं। अगला यही था इस पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ऑब्वियसली इस सारे सिनेरियो के अंदर देयर इज अ पब्लिक जिसके वोट से या जिसके मैंडेट से ये सियासतदान आते हैं, अवाम ही है बेसिकली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जो मसाइल हैं, चाहे वो महंगाई हो या दीगर मामलात हो, उनको किसी तौर पे एड्रेस नहीं किया जा रहा। आइंदा इंतखाबात में इन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना रोड मैप या मंशूर के अलावा हर चीज बताई है, ये नहीं बताया कि अवाम के इंटरेस्ट के लिए क्या करें। नहीं, वो आपको नहीं पता चला। उनका मंशूर बड़ा वाज़ेह है। उनका मंशूर है इक़्तिदार और इक़्तिदार लेना है जायज नाजायज तरीके से। देखिए ना, जमहूरियत के अंदर और इंतखाबात में हमेशा से मैनिफेस्टोस की अहमियत होती है। आप बाहर के इलेक्शन देखें ना, वहां पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से एक महीने पहले पब्लिक में आके अपने मैनिफेस्टो शेयर करती हैं, वहां डॉक्यूमेंट करती हैं। आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, मां सवाए शायद जमात इस्लामी की, अभी तक किसी का मैनिफेस्टो ही तैयार नहीं हुआ। अच्छा, और वो मैनिफेस्टो पे तो पॉलिटिक्स ही नहीं हो रही। हम तो इमरान खान उधर, पीपल्स पार्टी PMLN को एक दूसरे को लताड़, एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं। अच्छा, अब वो गद्दार है, वो दुश्मन है, वो चोर है, वो डाकू है। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, आप नवाज शरीफ साहब को बिठाएं, इमरान खान साहब को बिठाएं, JUI के लीडर फजलुर रहमान को बिठाएं, पीपल्स पार्टी बुलाओ, इनसे कहें जी आइए हम आपके सामने 10 इकोनॉमिस्ट बिठा रहे हैं, इनको जरा इंटरव्यू दीजिए और बताइए कि आपका इकोनॉमिक प्लान क्या है। अगर ये बता दें तो आप मुझे पकड़ लीजिए। अच्छा चलिए, इनके पास वो चीजें ही नहीं है, रोड मैप भी नहीं है जिससे आप ये प्रोग्राम फिर भी मैनेज हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि अगर इन तीनों को अपने अपने वज़राए आला बिठाने के लिए कह दिया गया तो फिर खान साहब क्या करेंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा, एस्टैब्लिशमेंट का जो कि हम जिक्र कर रहे थे, बाकी जमातों की खूबी ये रही पीपल्स पार्टी नून लीग कि उन्होंने कोई ना कोई एक विंडो ऑफ नेगोशिएशन ओपन रखी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और इसी वजह से वो गए फिर आ गए। जो तहरीक इंसाफ थी उसने इस मामले में ऐसा किया कि वो उन्होंने विंडो ऑफ नेगोशिएशन खुली नहीं रखी, जिसकी वजह से मामलात एक डेड एंड तक पहुंच गए। इस पे आप क्या कहेंगे? मेरा आखिरी सवाल है। असल में 9 मई का जो वाकया हुआ है ना,
उसने उनके लिए रास्ते बहुत ज्यादा बंद किए हैं और अगरचे उसको खोलने बिल्कुल की बंद कर कोशिश दिए। की है, इस वक्त तक तो बंद है। ओके। और जितनी भी निगोशिएशन चली है वो नतीजा खेज नहीं हो पा रही, क्योंकि उसमें लचक का मुजाहरा दोनों तरफ से नहीं हो रहा। फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है ना, आपको आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है। यही वजह है कि कल तक यानी कल रात तक भी उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको जलसों की इजाजत नहीं है, दफा 144 लग जाती है, तो इसलिए अभी उनके लिए रास्ता नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही सिनेरियो जैसे 2018 में नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता नहीं था, तो आज उनके लिए रास्ता नहीं है, लेकिन कल रास्ता बन जाएगा। पॉलिटिक्स में मैंने जैसे कहा है, आज आपको लगता है कि एक जमात को हमने दीवार से लगा के खत्म कर दिया है, तो वो खत्म नहीं होती, वो फिर कल दोबारा उभर के सामने आ बिल्कुल जाएगी, लेकिन वक्त लगेगा। और इमरान खान साहब को एक लचक का मुजाहरा भी करना चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए पॉलिटिक्स में, और उन्होंने दिखाया है। अब जो अपनी क़यादत से दस्तबरदारी की है और खटक साहब को, जो उनको गौहर साहब flexibility को बनाया है, थोड़ी सी आपके फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, लेकिन लेट्स सी कि इसका नतीजा क्या निकलता है। ठीक है सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, आपने अपना तजिया, अपने कहा सलमान आबिद साहब तजियाकार अपना तजिया दे रहे थे।